चलो, तो बच्चों घर में बाबा का सिलेबस खत्म हो गया है क्या? किसका? या तो दिस इज लास्ट टॉपिक इन होमी बाबा दिस थिंग। और एक यूनिवर्स करके एक चैप्टर है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो आफ्टर दिस आपका ऑलमोस्ट होमी बाबा का 99% सिलेबस खत्म हो जाएगा। 100% तो कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, तो बच्चों यहां पर देखो, हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? Sir, heat is a form of energy, sir. Heat is a form of energy. Very good. Heat, it is a form of energy. इसका SI यूनिट क्या होता है? Sir, joules. जूल्स। सर हर एक टाइप की एनर्जी का जूल्स ही होता है सर। ठीक है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन हीट का एक और कन्वेंशनल यूनिट है जिसको हम कैलोरीज भी हाँ बोलते सर, हैं। कैलोरी सर। ठीक है, जिसको आप CAL और यहाँ पे जूल्स। तो 1 जूल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी कैलोरी? 4.12। कितना? सॉरी, 4.18। 4.18? या सर, अप्रोक्सीमेटली 4.2। 1/4.18 कैलोरीज। 1 कैलोरीज एक्चुअली इक्वल टू हाँ सर, उल्टा 4.18 जूल्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो कैलोरी इज द, कैलोरी भी एक यूनिट है हीट का जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सब चीजें। तो बच्चों हीट जो एक अलग टाइप की एनर्जी है। ठीक है, हीट जो है एक अलग टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी में भी कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो सर, एटॉमिक लेवल पे क्या बोल सकते हैं एनर्जी को? एनर्जी इज जस्ट वाइब्रेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे क्या होता टोटल है? काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं ना? उसमें और भी कई सारी एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं मॉलिक्यूल्स की, तो वो सब एनर्जी में फिर आ जाएगा। केवल एक ही एनर्जी नहीं होती इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे अभी सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी एक दूसरे मुझे एक डाउट है सर। एक सेकंड, मुझे पूरा कंप्लीट कर कैलोरीज लेने दो। एक सेकंड पहले मैं एनर्जी बता रहा था क्या होता है, उसके बाद मैं आपका डाउट लेता हूँ। तो बीच में आप लोग बोल देते हो। तो देखो मैं अब क्या बता रहा था, जैसे एटॉमिक लेवल पे जब आप देखते हो ना, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास देखो ये वाइब्रेट कर रहा होगा ना अपनी पोजीशन पर। करेक्ट, फिर ये हो सकता है अपनी पोजीशन पर रोटेट कर रहा हो, फिर हो सकता है ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ट्रांसलेट भी कर रहा हो। ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इसको ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो एट मॉलिक्यूलर लेवल कई सारी इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जीज होती हैं। ठीक है, उन्हीं सबका सम है टोटल एनर्जी ऑफ दैट ओवरऑल सिस्टम, जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी बोलते हो। बट एनीवेज, पॉइंट इज, मैं क्या बता रहा था, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो अब जब मैं बोलता हूं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कुड बी काइनेटिक एनर्जी, आप पढ़ चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी देखो इसका भी यूनिट जूल्स है, और हीट जो है इसका भी यूनिट जूल्स है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इसका भी यूनिट जूल्स है, हीट का भी यूनिट जूल्स है। तो क्या दोनों ये सिमिलर है? ये दोनों अलग टाइप की एनर्जीज है। इनफैक्ट अलग है। ये अलग है। ठीक है, फिर वी कैन ऑल्सो हैव न्यूक्लियर एनर्जी। ये देखो अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी है, करेक्ट। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहता है वो, फैमिलीज रहता है ना, करेक्ट। प्रोटोजोआ एंड ऑल दैट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स अलग अलग फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो किंगडम, किंगडम, हाँ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसमें आपका वो क्लासिफिकेशन रहता है ना पाई किंगडम क्लासिफिकेशन। यस यस यस। तो उसी तरह ऐसे तो सभी सभी देखो सभी जीव जंतु हैं, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, करेक्ट, लाइक दैट वी कैन क्लासिफाई। तो उसी तरह हीट एनर्जी भी, एनर्जी को भी आप अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, करेक्ट। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब?
जो न्यूक्लियस के फिजन या फ्यूजन से जो जनरेट होती है, सर सन में मतलब जो मिल सर रही है। ऐसी एनर्जी सर वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और हाँ सर सर प्रोटॉन को सर प्रोटॉन के साथ सर कनेक्टेड रखती है सर वही ना। हाँ अब देखो, सन में जो आपको एनर्जी मिल रही है, सन में कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको? सन न्यूक्लियर में एनर्जी। हीट एनर्जी। सन में बेसिकली क्या हो रहा है, हीलियम का जो रिएक्शन हो रहा है, हीलियम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूजिंग विद ईच अदर एंड देन दे आर गिविंग यू सम एनर्जी, जिसकी वजह से सन इज प्रोड्यूसिंग सर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा फ्यूजन। डिस्ट्रक्टिव होता है फ्यूजन से। बट फ्यूजन करना इतना आसान नहीं होता, फ्यूजन करने के लिए ही आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। हाँ हाँ सर सर, वो भी एक है। सर फ्यूजन के अंदर से 2 या फिर मोर एटम सर कंबाइन होते हैं सर। यस, इसीलिए जो सर हम बोलते उसका हैं ना, एग्जांपल सर हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब, करेक्ट। सर ठीक है, आपके तो ऐसे फ्यूजन के अंदर सर स्प्लिट होता है। यस, फिजन मींस स्प्लिटिंग। जैसे यूरेनियम जो न्यूक्लियस होता है ना, वो स्प्लिट होता है। तो जब न्यूक्लियस या तो स्प्लिट होगा या तो ज्वाइन होगा एक दूसरे से, तो दोनों केसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ओके। तो कोई, हाँ कोई तो कुछ डाउट पूछा था, अभी पूछो डाउट, क्या पूछ रहे थे? हाँ सर। सर कैलोरीज है क्या सर? मतलब जैसे एक ऐसा यूनिट यूनिट है, तो जूल्स है ना? ऐसा यूनिट जूल्स है। कैलोरीज इज अनदर कन्वेंशनल यूनिट ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी स्पेशली। तो कैलोरीज हम स्पेशली हीट के टर्म्स में बात जब भी होगी तो हम कैलोरीज के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है ना, आप ये थोड़ी ना वर्क एनर्जी पावर में आप थोड़ी ना बोलते हो कि एन क्या बोलते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो तुम ये थोड़ी ना उसकी एनर्जी तुम जूल्स में लिखते हो ना, कैलोरीज में नहीं लिखते हो ना। सर हाँ कैलोरी सर। इज स्पेसिफिक टू हीट। यस, इट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू हीट, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। तो हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्परेचर। एनर्जी। हाँ एनर्जी थे, बट हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का, वी कैन यूज दैट टेम्परेचर स्केल्स टू मेजर हीट एनर्जी। सर मुझे सिर्फ एक डाउट है सर। सर वो पिछले लेसन में सर वेबर मतलब क्या है सर? वेबर इज मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर बोलते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट होती है ना? यस यस। ओके सर। तो आते अभी हम लोग टेम्परेचर स्केल्स पर। ठीक है, चलो देखते हैं टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। सर इसके अंदर सर ये सेल्सियस और इसका सीखेंगे ना सर, यस रिलेशन। यस यस, सेल्सियस और इसका। तो आपको जनरली होमी बाबा में टेम्परेचर स्केल पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एज कंपेयर टू कैलोरीमीटरी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे, और कैलोरीमीटरी भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगले साल फिर से हमें कैलोरीमीटरी करना है, तो पूरा आपका सर वो रिवीजन ही हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हाँ सब वो के सब क्वेश्चंस आते हैं सर। आते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, बट टेम्परेचर स्केल के भी पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन। हाँ, तो ध्यान से समझना है इसको। अब देखो, जब हम कोई भी टेम्परेचर का स्केल डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेट से हमें टेम्परेचर का स्केल डिजाइन करना है, तो हमें पहले तो ये हमें देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर हम अपने स्केल बना रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस, थोड़ा मैं इसको सर इलैबोरेट वो करके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ना? हाँ यस, प्रॉपर्टी का मतलब हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, टू बी मोर प्रिसाइज। तो टेम्परेचर स्केल बेसिकली हम यहाँ पे भी थर्मोमीटर्स देख रहे हैं। ठीक है, अब थर्मोमीटर आपके घर में भी होगा, थर्मोमीटर, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, बट वी हैव मेनी काइंड ऑफ थर्मोमीटर्स एक्चुअली। ठीक है, ये आगे जाके पढ़ोगे, करेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बता दूंगा हाउ दीज थर्मोमीटर्स वर्क, और हम लोग दो थर्मोमीटर्स को, एक टाइप का थर्मोमीटर स्टडी करेंगे। सर वो यूनिफॉर्म एक्सपांशन होना चाहिए ना? यस यस यस। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो अब अगर हम कोई हम स्केल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आप सपोज आप एमीटर को डिजाइन करना है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक कंपनी खोलनी है, एमीटर फिजिक्स की एमीटर की कंपनी खोलनी है तुम्हें, ठीक है, तो तुम एमीटर तुम्हें बनाना है, ठीक, लेट्स से लाइक दैट। तो अब तुम उसमें व्हाट थिंग यू विल कंसीडर इन दैट अमीटर। तुम अमीटर जब बनाओगे, तुम क्या क्या मेजर कर रहे हो? करंट। करंट इलेक्ट्रिक मेजर, करंट सर। हाँ इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हो। तो तुम्हारे पास
उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए ना जिसको Yes, तुम sir. स्केल पे पुट कर सको यस सर. ना। या लेट्स टेक वन अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल जो तुमने देखा भी होगा, वेइंग मशीन देखते हैं चलो। सर पर टेम्परेचर का सर ये ऐसा आ यूनिट रहा सर हूँ। जूल्स है सर, तो स्केल पे भी जूल्स क्यों नहीं लेते? आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, डोंट वरी। अब हम लोग मान लो वेइंग मशीन को, वेइंग मशीन हमें डिजाइन करनी है, तो वेइंग मशीन भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो तुम जो प्रोबेबली जो ग्रोसरी वाले के वहां जाते हो तो उसके वहां एक इस तरह की वेइंग मशीन लगी रहती है, करेक्ट? देखा है तुमने? यस सर. करेक्ट, इस तरह की एक वेइंग मशीन लगी रहती है, यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले रहता है और हाँ इसके ये ऊपर, डिजिटल वाली है। हाँ ये डिजिटल वाली, करेक्ट। इसके ऊपर तुम्हारा कुछ एक, इसके ऊपर तुम अपने सामान जो तुम्हें मेजर करना है वो रख देते हो, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो वेट है उसको तुम डायरेक्टली थोड़ी ना मेजर करो। इस मशीन में क्या रहता है, प्रेशर सेंसर्स रहते हैं। क्या रहता है? प्रेशर सेंसर. यस। तो जो तुम्हारा वेट है पहले तो उसको तुम प्रेशर के फॉर्म में देख रहे हो, ठीक सर है। वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा ना? हाँ नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा, ठीक है। बट वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मेजर करेगा? प्रेशर अलग अलग पॉइंट्स पे जो लगेगा उस वैसे ही तो मेजर करेगा नॉर्मल रिएक्शन। फिर वो प्रेशर जो है वो प्रेशर किस में कन्वर्ट होता है? वोल्टेज में कन्वर्ट होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, तुमने वेट को प्रेशर में कन्वर्ट किया, प्रेशर को तुमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया, और फिर वोल्टेज तुम्हारे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, वोल्टेज के टर्म्स में तुम उसको डिस्प्ले करते हो थ्रू एलईडीज एंड ऑल। ऐसे ही तो होता है ना वेइंग मशीन में, यस और नो बच्चों? यस सर. ठीक है। तो हम जो भी अपैरेटस डिजाइन करते हैं उसके पीछे एक प्रॉपर्टी रहती है जो कि डिस्प्ले होती है। जैसे इन केस ऑफ दिस वेइंग मशीन व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग डिस्प्लेड, ठीक है। वो प्रेशर जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिस्प्ले होता है। तो उसी तरह जब हम थर्मोमीटर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी चाहिए जिसको हम डिस्प्ले कर सकें, ठीक है। या जो वो प्रॉपर्टी जो हीट के साथ चेंज हो, तो प्रोबेबली यहाँ पे क्या बोलेंगे, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जो हीट एनर्जी के साथ चेंज होनी चाहिए, या जो कि टेम्परेचर, आई विल जस्ट यूज द वर्ड टेम्परेचर ओवर हियर, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होनी चाहिए। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी शुड चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी शुड चेंज with temperature. Now can you tell me some क्या बोलते हैं, some properties of any system that changes with the temperature? Can you tell me some physical quantities that changes with the Evaporation? temperature? No, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी बताओ, वो तो Physical- फिनोमिना हो गया। सर वो मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो के स्टेट State. सर, स्टेट। बट फिजिकल state. प्रॉपर्टी कौन सी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? जैसा भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। Sir, can you Rigidity. repeat your question? रिजिडिटी। ओके ओके ओके, मैं, हाँ रिजिडिटी हो सकता है। तो मैंने, मेरा Sir, can क्वेश्चन you ये है, repeट? सर Sir, rigidity तो expansion. फिजिकल एक क्वांटिटी सेकंड, नहीं है. एक पहले क्वेश्चन सुन लो। मुझे आप एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी बताई जो कि जब तुम यहाँ पे वेइंग मशीन में मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब चीजें चेंज हो रही है। यहाँ पे प्रेशर सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें डिजिटल वेइंग मशीन में तुम यू आर एबल टू सी दैट वेट बीइंग मेजर्ड, करेक्ट। तो मुझे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ। पोटेंशियल Sir, डिफरेंस length. इज द फिजिकल क्वांटिटी ना? या सर वॉल्यूम सर. यस, तो लेंथ हो सकता है, सर वॉल्यूम हो लेंथ सकता नहीं है, ना सर, वॉल्यूम होगा ना सर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा भी हो तभी तो सकते हैं। लेंथ बढ़ेगा ना सर. इनफैक्ट एरिया सर भी हो सकता है। फ्लूइडिटी। कौन फ्लूइडिटी। सा? तो एक सेकंड, तो लेंथ वॉल्यूम एरिया कैसे है? जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होता है? So linear expansion, aerial इसमें expansion और expansion होता volumetric है। लेंथ expansion. का नहीं समझा। जब भी तुम किसी चीज को हीट करते हो
तो उसका क्या होता है, उसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज चेंज होता है कि नहीं होता है? सर लेंथ इनटू एरिया है तो वॉल्यूम है ना सर? हाँ, तो लेंथ भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, मैंने बोला ना तीनों भी चेंज हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यस। और बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी, कौन से? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके, वो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गई, उसको मेजर कैसे करोगे? पोटेंशियल एनर्जी भी हो सर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी सर। बट हाउ विल यू मेजर? आप जो बोल रहे हो मेजर कैसे सर करो, हीट कौन सी वजह से कंटेंट करो? मेजर नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव हो गए ना सर। तो तुम हीट कंटेंट को मेजर कैसे करोगे? हीट कंटेंट को मेजर करने इसीलिए तो हम टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे। देखो मैं हाँ चलो सर। आपको बताता हूँ। सर प्रेशर, कैलोरीमीटर से मेजर भी कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन कैलोरीमीटर से मेजर करने सर के लिए आपको लेकिन टेम्परेचर चाहिए ना। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा सर तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यस, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो यस यस सर, हाँ यस। यहाँ पे जो इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तुमने मान लो इसको हीट किया, तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, वॉट एवर दैट इज, करेक्ट। तो इसको तुम मेजर कैसे करोगे, कौन सी डिवाइस से मेजर करोगे? बराबर है आपका। ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्रेशर, आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रेशर, देखो प्रेशर कैसे? प्रेशर चेंज होता है ना टेम्परेचर से, ओह यस सर, ओके सर। होता है ना प्रेशर टेम्परेचर से चेंज। यस सर। हाँ सर, होता है। वॉल्यूम भी होता है, प्रेशर भी होता है। टेम्परेचर आप किसी चीज को हीट करते हो, इनफैक्ट प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में तुम्हारी हीट एनर्जी की वजह से, करेक्ट, क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड इट ना, इससे तो फूड जल्दी कुक हो जाता है तुम्हारा। ओके, यस सर, ओके सर। तो हमें इनफैक्ट वी कैन आल्सो टेक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। किसी का तो वॉइस आ रहा है, कौन किसका? ओके, या सर तो मुझे एक पूछना है सर, एक डेंसिटी सेकंड, भी एक चेंज हो एक सकती है सेकंड, ना? हाँ डेंसिटी भी हो सकती है। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, करेक्ट। डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, यस। क्योंकि इनफैक्ट मास कांस्टेंट है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। यस यस, डेंसिटी भी चेंज होती है। बट आप अगर डेंसिटी मेजर कर सकते हो तो आप यू कैन डिफाइन, तुम बना सकते हो खुद का टेम्परेचर थर्मोमीटर, यू नो, इट्स नॉट सो इजी टू डिजाइन अ थर्मोमीटर। हाँ सर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपने एक ही टाइप का थर्मोमीटर देखा है बच्चों, ठीक है, ऐसे वी कैन हैव कई कई टाइप के थर्मोमीटर्स सर आजकल तो आजकल। डिजिटल भी आ गए, वो सेंसर डिजिटल से या मेजर करते हैं। तो वो दे बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस वाले थर्मोमीटर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कई, डोंट थिंक कि एक या दो तरह के थर्मोमीटर्स हो सकते हैं, आप खुद का भी कोई थर्मोमीटर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा करते ही हैं लोग, जैसे अभी डेंसिटी डेंसिटी चेंज करके आप टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे, यू हैव टू थिंक एंड डिजाइन दैट थर्मोमीटर। ठीक है, चलो, तो अब हम आते हैं अपने थर्मोमीटर की डिजाइन पे। तो आई विल टेक दिस पैरामीटर ऑफ लेंथ, आई विल चेंज दिस लेंथ, जो आपको पूछता भी है, और विल सर डिजाइन। मुझे एक डाउट है सर। हाँ पूछो, क्या डाउट है? सर टेम्परेचर का यूनिट तो सर मतलब सर हीट का यूनिट तो सर जूल्स है सर, फिर भी मतलब इसमें थर्मोमीटर में सर टेम्परेचर का जूल्स क्यों यूनिट नहीं क्या यूज है? करते, जूल्स क्यों नहीं यूज करते सर? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपको एक आइडिया दे रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा हीट एनर्जी सर होगी उसके एक्चुअली वो पास। मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। यस, टेम्परेचर इज एक्चुअली मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, मैं थोड़ा हीट और टेम्परेचर के ऊपर और बताता हूँ आपको। देखो हीट और टेम्परेचर में देयर इज अ डिफरेंस, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो। पहली चीज तो देखो यूनिट हीट की क्या है, जूल्स एसआई यूनिट। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन। ठीक, लेकिन द पॉइंट इज, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है ये आप मेजर कैसे करोगे? देयर शुड बी सम वे ऑफ मेजरिंग कितनी हीट उस ऑब्जेक्ट के पास है। तो करेक्ट, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, टेम्परेचर स्केल डिफाइन करना पड़ा। और टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ऊपर बताया था,
आपने एक गैस का कंटेनर लिया, ठीक है, उसको तुमने हीट कर दिया। उसको जैसे तुम जितना ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और तेजी से वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो, है कि नहीं बच्चों? क्या आवाज आ रही ना मेरी? आवाज आ सर। रही है ना यस सर, यस मेरी? सर। हाँ सर। यस, ठीक है। तो आप उस कंटेनर को हीट करोगे तो वैसे क्या होगा, जितनी उसके पास एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो तेजी से वाइब्रेट करेगा। तो इट इज बेसिकली वाइब्रेशन, जितनी उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उसका हम बोल देंगे टेम्परेचर उसका उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्चुअली आगे एक चैप्टर पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पर ये सब चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें समझ लो, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस समझ सर। में आई बात? यस सर। ओके। चलिए, ओके। तो ये बात समझ में, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? हीट इज बेसिकली एनर्जी, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एनर्जी बट इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वैसे थोड़ा उसको समझेंगे, ठीक है। सबको, सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, करेक्ट, कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसा वाइब्रेट कर रहे होंगे एक्चुअली में। आपको नहीं समझ में आता, इनफैक्ट आपके पास आपके सराउंडिंग में जो एयर है, अगर आप उसको देख सकते हो पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो आप देखोगे वो उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे होंगे एक्चुअली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सर इसीलिए सर अगर कहाँ पे सर आग लगी हो सर तो उसके ऊपर तक सर ऐसा डिस्टॉर्शन जैसा लगता है क्या? वो तो क्या है, डेंसिटी चेंज वेंज की वजह से होता है, बट पॉइंट इज फॉर एनी टेम्परेचर, फॉर एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर एनी गिवन टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, फॉर एनी गिवन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल molecules. वाइब्रेट। Yes sir. इसलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, मालूम है आपको एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? सर -253 केल्विन। नहीं, नहीं 0 केल्विन, Yes. -253 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली केल्विन स्केल जो है ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, लाइक दैट। बट अभी तक हम 0 केल्विन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। सर ये सर तो तब सब सर BC जब हो हम जाएगा 0 ना? केल्विन पर पहुंचेंगे सर तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे ना सर? यस, अगर आप 0 केल्विन में पहुंच गए तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। सर तो उसी को ही हम BEC बोलते हैं ना क्या? सर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो सबका सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है, करेक्ट। हाँ सर, वो सुपर कूल सुपर अनएक्साइटेड होते हैं। बट वो 0 केल्विन पर है कि नहीं, वो उसके थोड़ा बहुत पास में रहता है, बट इट्स वेरी क्लोज टू 0 केल्विन एक्चुअली। ठीक है, तो 0 केल्विन पर अगर आपकी कोई भी चीज पहुंच जाएगी तो उसका जो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है ना, वो 0 हो जाएगा। मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल एनर्जी वो पूरा रुक जाएगा वो मॉलिक्यूल, ठीक है। सर इसीलिए केल्विन की स्केल मतलब निगेटिव में नहीं होती है क्या? यस, इसीलिए केल्विन की जो स्केल है वो नेगेटिव में कभी नहीं होती है। केल्विन की स्केल हमेशा 0 केल्विन से स्टार्ट होती है, बात ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, पूछा भी उन्होंने क्वेश्चन एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? और जब जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको सबका लिंक समझ में आता रहेगा, क्या क्या लिंक है, करेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाउ इट इज लिंक्ड विद क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट। तो आपको सब चीजों का लिंक समझ में आएगा बाद में, हाउ इट इज रिलेटेड टू रेडिएशंस एंड ऑल, ठीक है। तो अभी हम फोकस करेंगे टेम्परेचर पे। आई होप आपको टेम्परेचर और हीट में भी अंतर समझ में आ गया। हीट इज नॉट टेम्परेचर एक्चुअली, ठीक है। बट टेम्परेचर मेजर करके हमें एक आइडिया आ जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। समझ में आई बात सब बच्चों को? यस सर। तो Yes. मैंने आपको क्या बोला, कौन हाँ, सी sir. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ले रहे थे? हम ले रहे थे चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ मर्क्यूरी। तो व्हाई वी हैव सिलेक्टेड मर्क्यूरी?
Why haven't we selected water? Actually अल्कोहल के भी होते हैं, और मैंने घर में मेरे पास थर्मोमीटर है, तो मैंने उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे अभी रिसेंटली. आई हैव डन सम एक्सपेरिमेंट्स, तो आई विल शेयर इट विद यू व्हेनेवर वी मीट. ठीक है, तो आप घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर से मत करना, नहीं तो आपका, अगर आपके पास वो मरकुरी वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर वो टूट जाएगा. अगर डिजिटल है उससे आप कर सकते हो. आई डिडंट हैड अ डिजिटल थर्मोमीटर विद मी, so I did it with that mercury thermometer. Yes. तो why do we take mercury? आपने आपकी लेबोरेटरी में देखा होगा, देखो अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी आते हैं मार्केट में, अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी, बट दे आर लिटिल इनएक्यूरेट. मरकुरी के कंपैरिजन में अल्कोहल वाले जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, ये थोड़े इनएक्यूरेट होते हैं. 3-4 डिग्री का इसमें इनएक्यूरेसी रहता है. जैसे मैंने अल्कोहल से मेजर किया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे 102 103 दिखा रहा था. मरकुरी से किया तो मुझे 99 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था. दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटी. सो अल्कोहल के जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो थोड़े इनएक्यूरेट रहते हैं, पहली चीज तो. ठीक है, और क्योंकि अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से थोड़ा लो रहता है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी. ठीक, दूसरा चीज क्या है, जैसे जैसे अल्कोहल का थर्मोमीटर पुराना हो जाता है, तो आप देखोगे कि कभी कभी अल्कोहल का थर्मोमीटर ना आपको ऐसा आपको रीडिंग दे देता है. यहां तक तो जाएगा. मैंने एक लेबोरेटरी में देखा था इस तरह का अल्कोहल का थर्मोमीटर. आई डोंट नो किसकी लेबोरेटरी में. यहाँ पे कुछ कुछ अल्कोहल रह जाएगा, यहाँ पे कुछ कुछ अल्कोहल रह जाएगा. सो ऐसा आपको मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज स्टिकिंग टू द सरफेस. अल्कोहल जो है इट समटाइम्स स्टिक टू द सरफेस, व्हिच इज नॉट द केस विद मर्क्यूरी. ठीक है, इसलिए हम वाटर का थर्मोमीटर नहीं बनाते. वाटर तो और ज्यादा स्टिक करेगा, यू नो. सो अल्कोहल का आप यूज कर सकते हो फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स. लो टेम्परेचर्स में इसका एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू दिस मर्क्यूरी. सर तो अगर आपने वाटर यूज किया तो मतलब रिजल्ट कैसे आएगा चेंज? अगर तुमने वाटर यूज किया तो मर्क्यूरी के जगह, तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा? जो अच्छा, तो अगर तुमने मर्क्यूरी क्या यूज किया, तुमने वाटर यूज किया ना, तो पहली चीज तो है वाटर विल स्टार्ट स्टिकिंग टू द सरफेस. ठीक है, और वाटर का विजिबिलिटी इतना अच्छा होता नहीं है ना. अल्कोहल का भी विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसमें रेड कलर ऐड करके तुम्हें देते हैं ना अल्कोहल का थर्मोमीटर. तो ये सब फैक्टर्स हैं व्हाई वी यूज थर्मोमीटर. 100+ में सर इवेपोरेट. हाँ, एंड वाटर के केस में तो 100+ में इवेपोरेट भी हो जाएगा. तो वेपर का भी कुछ कुछ आपको वेपर अगर कंडेंस होगा तो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू यूज अ वाटर थर्मोमीटर. ठीक है, तो देखो मर्क्यूरी को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज मर्क्यूरी? हाई बॉइलिंग पॉइंट. यस, हाई बॉइलिंग पॉइंट. और क्या है? शाइनी रहता है, विजिबिलिटी अच्छा है. सर मर्क्यूरी के मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहेगा ना? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी करेक्ट. विजिबिलिटी इज गुड. ठीक है, विजिबिलिटी इज गुड मतलब क्या हुआ, जब आप कोई क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लेते हो तो वो दिखता नहीं आसानी से ना, मतलब लाइट वाइट में शाइन वाइन करा के देखना पड़ता हाँ है. सर, लाइट वो पास होते मतलब या ऑब्जेक्ट पीछे का दिखता है, तो बट उससे दिखता है कि लेवल कितने रहते हैं. मर्क्यूरी इज अ शाइनी लिक्विड, करेक्ट, तो यू कैन इजीली सी इट. और सर वो ओपेक टाइप रहता है ना, ओपेक रहता है मर्क्यूरी. बिकॉज इट इज अ मेटल ओनली. यस यस यस. और क्या क्या है, इट डजंट स्टिक टू द सरफेस. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्यों मर्क्यूरी को यूज करते हैं, इसको मैंने स्टार बना दिया यहाँ पर, बिकॉज इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली. आपको मालूम है जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करता है ना, तो मर्क्यूरी एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग. ठीक है, चलो, तो अब आते हैं हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर की डिजाइन पे. तो तो मैंने थोड़ा यहाँ ऊपर दिखा सकते हैं क्या, थोड़ा सा लेके? लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से. यस सर. तो समझो इस बल्ब में तुमने मर्क्यूरी ले ली. ठीक है, और यहाँ पे तुमने
एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगी। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, हम इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मर्क्यूरी थर्मामीटर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ना अब तक के बाकी ये exam में? नॉट एग्जैक्टली, मर्क्यूरी में भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, बट अब तक फाउंड किए हुए मतलब उसमें। हाँ बोल सकते हो आप, क्योंकि हम बॉडी का टेम्परेचर एंड ऑल जो मेजर करते हैं तो मर्क्यूरी एक्यूरेटली बता देते हैं ना हमें। और डिजिटल सर इतना नहीं एक्यूरेट नो, है। डिजिटल इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट, डिजिटल इज मोर एक्यूरेट। अच्छा, डिजिटल इज मोर। यस यस यस। मर्क्यूरी में क्या है, आप Sir- थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस को इतना इजीली मेजर नहीं कर सकते हो, 1 डिग्री तक ठीक है, बट डिजिटल में क्या स्मॉल चेंजेस भी आप इजीली मेजर कर सकते हो। इन दैट सेंस एक्यूरेसी विल बी मोर फॉर डिजिटल। यस बोलो बोलो। सर मर्क्यूरी का कुछ लिमिट है क्या सर, टेम्परेचर ये करने यस का? यस, ऑब्वियसली हर चीज का लिमिट रहता है ना। सर वो क्या है सर? मर्क्यूरी का आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, उसके आसपास फिर उसका लिमिट आ जाएगा, क्योंकि अभी बॉयल हो गया मर्क्यूरी, तो फिर कैसे मेजर कर पाओगे ना आप? और सर वो टूट गया तो वो हाँ। मतलब इचिंग वगैरह होगा ना, स्किन पे बर्न वगैरह हो जाएगा। मर्क्यूरी इज पॉइजनस, हो कभी कुछ बहुत डिजीज हो जाती है मर्क्यूरी, गेट सम न्यूरल डिजीजेस इफ यू इनटेक मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी आपकी बॉडी में चला गया तो इट हैज अ टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है, इट डिस्ट्रॉयज योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। तो एनीवेज, तो अब चलो हमने मर्क्यूरी को इस बल्ब में डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, 10 डिग्री 20 डिग्री कैसे, हमने सोच ले कि यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा, करेक्ट? तो बताओ सर कुछ तो स्केल हो गया ना हम। क्या। स्केल। तो 0 कहाँ पे मार्क करोगे, 100 कहाँ पे मार्क करोगे? अब सर हमने फ़ारेनहाइट, 2 रेफरेंस पॉइंट लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड यस मेल्टिंग यस, पॉइंट ऑफ आइस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट ईयर एक्चुअली। तो देखो जब भी हम एक्चुअली में फेज चेंज होता है, किसका फेज चेंज होता है? हाँ सर, वो लेटेंट हीट ना। यस, लेटेंट हीट। तो जब भी फेज चेंज होता है, किसका फेज चेंज होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी हो सकता है सॉलिड से हाँ लिक्विड, सर। ठीक है, या फिर लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेज चेंज होता है, दिस टेक्स प्लेस, फेज चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? फेज Sir. चेंज टेक्स प्लेस, एक सेकंड एट सर वहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यस यस यस। तो फेज चेंज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। हाँ कोई क्या, कोई तो कुछ बोल रहा था, बोलो आर्यन क्या बोल रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं सर। इसलिए आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। दैट 0 मींस डिग्री सेल्सियस। अगर तुमने आइस और वाटर दोनों लिया तो उस टेम्परेचर का जो उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो व्हाट डू यू सी इज, जब तुम थर्मोमीटर रख देते हो तो तुम देखते हो कि उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है एक्चुअली में। सर मतलब मर्क्यूरी की लेवल कांस्टेंट दिखती है। Yes, I did this experiment actually. I took some ice pieces और उसके उस पे आप घर में भी कर सकते हो अगर आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर है तो, बट आई डोंट यूज क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर। कुछ डिजिटल थर्मोमीटर अलग रहते हैं, जो जिसमें कुकिंग करते हो ना, कुकिंग के लिए जो यूज होता है, प्रोबेबली इफ यू यूज दैट थर्मोमीटर उसमें यू कैन गेट अ सर वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज ज्यादा होता है, इसका रेंज कम होता है, तो ये मतलब खराब भी हो सकता है। किसका? डिजिटल। नहीं, कुकिंग के लिए जो यूज होते हैं ना थर्मोमीटर, उनका रेंज ज्यादा ही रहता है, उनका 200-300 तक हाँ सर, उसका ज्यादा ही होता है सर, वो बड़े वाले होते हैं लेबोरेटरी जैसे। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको whenever we meet। तो जब तुम इसका टेम्परेचर देखोगे ना तो तुम देखोगे इसका टेम्परेचर एक्चुअली कांस्टेंट हो गया है, वो इंक्रीज ही नहीं कर रहा है जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उसी तरह जब तुम्हारा वाटर बॉयल हो रहा होगा ना, ओपन में अगर तुम वाटर को बॉयल कर रहे होगे
तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भी प्रेजेंट और गैसियस फेज भी प्रेजेंट है ना। बॉइलिंग में क्या होगा, लिक्विड फेज गैसियस फेज दोनों प्रेजेंट होगा। यस सर, गैसियस मतलब हाँ स्टीम और सर, वो लिक्विड हीट मतलब बॉइलिंग मोड। एनर्जी Yes, यूज अप हो yes. जाती है सर, पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा होगा, इस वाले जगह पे क्या हो रहा होगा, सॉलिड फेज भी और लिक्विड फेज भी, दोनों फेजेस है यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में सब बच्चों को? यस सर। ओके। तो अब अगर समझो मैंने यहाँ पर एक मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आइस को रख दिया एंड आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। मैंने देखा आइस जो है वो अभी मेल्ट होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो दिस स्टार्ट्स टू मेल्ट। ठीक है, तो तुम देखोगे कि मीन तुम्हारे सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर देयर इन द यस कंटेनर। यस, तो तुम देखोगे तुम्हारा ये जो स्केल है थोड़ी दूर तक तो चढ़ेगा ऊपर, ये मरकुरी तुम्हारा सर ऊपर। उस स्टेज को 0 डिग्री करने। यस, तो अब इसको आप कोई भी नंबर दे दो। अब हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया। ठीक है, तो इसको आपकी जो भी मर्जी दे दो, इसको जो भी नंबर आपको देना है यहाँ पे दे दो इसको। ठीक है, बट वी जनरली वी हैव गिवन इट एज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या इसको हमने 273 केल्विन बोल दिया। सर जब भी सर कोई फेज चेंज होता है सर, तभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना सर? नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, सर ये मर्क्यूरी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग मतलब? मरकुरी जो है यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रही है, मतलब जब आप उसको हीट करें तो ऐसा नहीं कि 10 डिग्री में तो वो इतना एक्सपैंड हुई, ठीक है, फिर 20 में फिर इसका ट्रिपल एक्सपैंड हो गई, फिर 40 में इतना ही एक्सपैंड हुई। इट्स नॉट लाइक, इट्स एक्सपैंडिंग यूनिफॉर्मली। मतलब अब अगर 10 में वो उसकी एक्सपेंशन सपोज 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में, तो 20 डिग्री सेल्सियस में वो 2 सेंटीमीटर एक्सपैंड होगी, 30 डिग्री सेल्सियस में वो 3 सेंटीमीटर एक्सपैंड होगी, लाइक दैट। दैट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सपैंड्स। ओ सर, तो 10 into 2 is 20 सर, तो यस वो यस सेम रेशियो के अंदर। यस यस यस, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ सर। तो अब देखो, अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अब तुम इसको हीट करोगे ना, अब तुम इस कंटेनर को हीट करोगे। तो जब तुम हीट करोगे तो तुम देखोगे कि ये पूरी की पूरी आइस यहाँ पे मेल्ट हो गई। अब हीट करने पर पूरी की पूरी आइस यहाँ पे क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या देखोगे कि मरकुरी फिर जैसे जैसे तुम हीट कर रहे हो इसको, वैसे सब ऑब्वियस सी बात है, मरकुरी जब ऊपर अपना बढ़ती रहेगी, कीप ऑन एक्सपैंडिंग ना मरकुरी। अभी कहाँ तक एक्सपैंड करेगी? सर केल्विन का के कैपिटल रहता है ना? के इज दिस थिंग, कैपिटल और कहाँ? स्मॉल। यस यस, कैपिटल। कहाँ तक Sir, मरकुरी एक्सपैंड करेगी? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जहां पे वाटर अपना अब उस पॉइंट तक एक्सपैंड करेगी जहां तक वाटर अपना वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, जहां पे वाटर और लिक्विड फेज भी मिल रहा है, गैसियस फेज भी मिल रहा है आपको, करेक्ट? तो उस फेज तक मरकुरी जो वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगी। दिस कुड बी 100 डिग्री सेल्सियस। सर गैस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ना गैस का भी टेम्परेचर मेजर। ओके सर। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको 32, दिस इज हाउ मच, 212 ना, इसमें 180, तो 180 ऐड कर दो तो 212 शायद आएगा। और ये कितना सर कितना ये होता है? 032 और 273 से रैंडमली दे दिए ना सर? हाँ, कुछ तो रीजन रहेगा। इसका तो रीजन मुझे मालूम है, व्हाई दे हैव गिवन 32, दिस आई डोंट नो। ठीक है, इसका रीजन तो वी नो इट इन थ्रू आवर टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल, कि उसको तुम प्रेशर से ऐसे एक्सट्रापोलेट करते हो ग्राफ को तो 0 पर जाके मीट होता है, तो वो ये एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से आया है। ये क्यों आया आई डोंट नो, क्यों फ़ारेनहाइट ने 32 ही लिया। अगर किसी को मालूम है तो बता सकते हो यहाँ पे, नहीं तो सर्च करो क्यों फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया।
ठीक है ओके। सर एनीवेज ऐसे ही ले लिया होगा अब पता नहीं हो सकता है कुछ लॉजिक होगा सर, हम उसका। भी कौन सा भी निकाल सकते हैं सर हम्म, रैंडमली, आप चाहो तो उसमें कोई 20 प्रॉब्लम डिग्री नहीं, ले लो, सिर्फ आप यूनिट्स को 20 ले इक्वेट लो, कर 80 सकते ले हैं। लो, यस आप 20 डिग्री जेड बना दो, हाँ सर 80 डिग्री जेड बना दो, यू कैन मेक योर ओन स्केल आल्सो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इसको कन्वर्ट कर, तो ये समझ में आई सबको बात, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। सर, और नंबर फिर ऑफ उसके बाद यूनिट्स हमको हाँ इक्वेट करना होता है हेलो तो सर। हमने देखो ये मार्क कर दिया इसको हमने, हाँ बोलो बोलो। सर 32 में 100 ऐड किया तो सर 212 थोड़ी आता है सर। 32 में उसने 100 नहीं ऐड किया है, यहाँ पे 180 यूनिट्स ऐड किए उसने, ठीक है। क्यों तो सर? सर पर तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो 100 ऐड किया है ना। हाँ तो इसमें 100 ऐड किया, इसमें 180 किया है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप कैसा भी नंबर ले सकते हो यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। आप यहाँ पे 20 डिग्री जेड से स्टार्ट कर सकते हो और 80 डिग्री जेड तक दे सकते हो स्केल, दिस कुड बी सम जेड स्केल, ठीक है। फिर एक र्यूटर सर ये स्केल, रैंडम नंबर लिया है क्या सर फ़ारेनहाइट का? हाँ फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया इसमें, ठीक है। प्रोबेबली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिससे उसका कुछ उतना मिनिमम एक्सपेंशन हो रहा होगा मर्क्यूरी का, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट अ स्पेकुलेशन। पर यहाँ पे तो मर्क्यूरी एक्सपांड्स यूनिफॉर्मली लिखा है ना सर। यस सर तो फ़ारेनहाइट में लेकिन टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया? कहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया? सर यहाँ पे सर 32 से 212। हाँ तो हीट करोगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही ना। सर उसका लेंथ सेम ही रहेगा, लेकिन उसने उस लेंथ को 180 डिविजन्स में डिवाइड Yeah. किया और उन दोनों ने 100 सी दिस, तुमने बेसिकली क्या किया, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मार्क कर लिया, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लिया, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लिया, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। और तुमने इन दो पॉइंट्स के बीच में जब 100 यूनिट्स रखे तो इट बिकेम सेल्सियस स्केल, 180 यूनिट्स रखे तो इट बिकम्स फ़ारेनहाइट स्केल्स, ठीक है। तुमने यहाँ पे 273 से 373 दे दिया, इट बिकम्स अ केल्विन स्केल, ठीक है सर। डोंट वरी सो मच अबाउट नंबर्स ओवर हियर। तो चलो आगे इसका थोड़ा सा रिलेशंस देखते हैं। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई, थर्मामीटर कैसे निकालना? I was writing them. क्या क्या Will you please go a bit up? लिख लो जल्दी से सर वो और थोड़ा नीचे ये नहीं। ये सर। हाँ सर हाँ हाँ। ओके मैं ये फिर से बना दूंगा, अभी जल्दी से इसको लिख लो पहले तो। तब देखो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल 273 केल्विन को। सर फिर तो सबसे प्रिसाइज सर फ़ारेनहाइट स्केल होना चाहिए ना सर। देखो हर स्केल का अलग अलग यूज है सर क्योंकि ठीक है। सर सबसे ज्यादा डिविजन तो उसमें है ना। हाँ तो बराबर है, मोर प्रिसाइज इज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, यू कैन से दैट। तो अब अगर सपोज मैंने आपको बोला कि सपोज भाई यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, लेट्स से तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है तो क्या पता कैसे करोगे इसको। या चलो मैंने यहाँ पर अभी एक जेड स्केल बनाया था, अगर मैं बोलूँ ये 20 डिग्री जेड है और ये 80 डिग्री जेड है, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, जेड में कितना होगा, बता सकते हो? सर 1 मिनट से ट्राई करता हूँ। करो चलो ट्राई करो और बताओ। चलो बच्चों देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना यहाँ पे यहाँ पे देखो सेल्सियस में कितने यूनिट्स होते हैं, 100 यूनिट्स होते हैं ना, करेक्ट और नो बच्चों? सेल्सियस में जो है 100 यूनिट्स हाँ है। सर। फ़ारेनहाइट में कितने यूनिट्स हैं, 180 यूनिट्स है ना। फ़ारेनहाइट में 180 यूनिट्स है, तो अगर तुम फ़ारेनहाइट का स्केल लेोगे तो थोड़ा छोटा होगा, यस और नो? सेल्सियस के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होगा ना, है कि नहीं? मतलब अगर मान लो सेल्सियस का स्केल इतना बड़ा है तो फ़ारेनहाइट का
एक्चुअली में फ़ारेनहाइट के एक स्केल में ऑलमोस्ट 1.8 आना चाहिए ऑलमोस्ट ये सर डिस्टेंस पूरा उतना ही रहेगा, लेकिन जो यूनिट्स में जो ऑलमोस्ट, gap हाँ तो देखो रहेगा। यस, तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं सेल्सियस का स्केल बनाता हूँ फ़ारेनहाइट का स्केल बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, अगर मैं ये सेल्सियस का स्केल बनाता हूँ और मैं ये फ़ारेनहाइट का स्केल बनाता हूँ, ठीक, और अगर मैं केल्विन का स्केल बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो केल्विन का और इसका यूनिट तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, ठीक है, और चलो मैं जेड का भी यहाँ पे बना देता हूँ, जेड का, जेड में कितने यूनिट्स हैं, 60 यूनिट है ना, तो 60 मतलब ये सेल्सियस से भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब जेड का जो एक यूनिट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ना, और हाँ तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं तो यहाँ पर होगा इसका, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट देखो इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो बच्चों यहाँ पर अगर आप सेल्सियस के स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो, तो देखो फ़ारेनहाइट का जो स्केल ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसा इतना रहेगा, केल्विन का स्केल जस्ट कोइंसाइड करेगा, और ये जो जेड स्केल जो इमेजिनरी हमने लिया है, तो इसका ये एक यूनिट है, ये 1 यूनिट है इसका, ठीक है, ये इसका 1 यूनिट है, ये इसका 1 यूनिट है, और मतलब 0 सेल्सियस टू 1 सेल्सियस है वो। यस यस यस, ये जस्ट एक यूनिट है, 1 यूनिट ऑन 1 यूनिट ऑन 1 unit on degree C, 1 unit on degree F, this is 1 unit on K, 1 unit on Z, तो ये जस्ट 1 यूनिट है, केवल एक यूनिट है, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर आ रही है। सर यस हाँ सर, ठीक है सर। ठीक, तो अब देखो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ अभी कि 100 सेल्सियस के यूनिट्स, ठीक है, 100 Celsius units are equivalent to 180 Fahrenheit units, बोल सकते हैं? यस तो 1 Celsius unit is actually equivalent to 1.8 Fahrenheit का यूनिट, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? यस बोल सकते हैं ना? यस तो अब देखो बच्चों यहाँ पर दैट मीन्स जो 1 सेल्सियस का जो यूनिट है वो 1.8 फ़ारेनहाइट का यूनिट है, समझ में आ रही है बात? सेल्सियस का एक यूनिट 1.8 फ़ारेनहाइट की यूनिट के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने सेल्सियस के यूनिट दिख रहे हैं? 10। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 10 सेल्सियस के यूनिट्स एक्चुअली 18 फ़ारेनहाइट यूनिट्स के 18 बराबर है। फैरेनहाइट। सर मैंने यही तो डाला है सर 50 लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल हाँ मैंने 50 डाला है सर, मैंने 50 डाला है सर। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आपको बस बता रहे इतने यूनिट्स हैं, ठीक है, ये क्या बता रहा है कितने यूनिट्स हैं, ओके, तो स्केल कहां से शुरू हो रहा है तुम्हारा? स्केल शुरू हो रहा है 32 से, 32 से तुम्हें जाने पड़ेंगे 18 यूनिट्स, ठीक है, तो 32 से जब तुम 18 यूनिट्स, इसमें 32 से 18 यूनिट्स ऐड करोगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे? 50। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर मैंने यही तो डाला था सर। कहाँ पे ये डाला था? तो बराबर है ना, मैंने गलत बोल दिया क्या? हाँ सर आपने गलत बोल दिया, और जेड का भी 28 ही है ना सर? 20 देखते जेड का कितना है पहले, ये बात समझ में है कि नहीं है? हाँ सर आ गई। ओके, तो दैट मींस व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग आएगा
50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं जरा केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है? 273 से शुरू हो रहा है। और हमें देखो यहाँ पे कितने 10 यूनिट्स चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है ना, तो इसमें हम जस्ट 10 यूनिट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो 273, 274, 275, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे? 283. तो अगर यहाँ पे 10 यूनिट्स को ऐड कर दोगे तो 273 प्लस 10 यूनिट्स इतना 283 केल्विन दे देगा। ठीक है, अब आते हैं जरा अपना न्यू स्केल जो कि ये Z स्केल था। तो दिस इज 283 केल्विन। इस स्केल पर आते हैं अभी 20 और 80। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है बेसिकली 100 सेल्सियस यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 60 Z के यूनिट्स, ठीक है ना। Yes, sir. तो 1 C का यूनिट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 0.6. यस 0.6 Z का यूनिट। तो 10 C के यूनिट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट 6 टू Z unit. 6 Z यूनिट्स। और अपना ये स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है? स्केल 20 से शुरू हो रहा है, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे 6, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 26। तो समझ में आई बात? ये मैंने ऐसे इमेजिनरी स्केल ले लिया Z स्केल, ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? समझ में आ गया सर। यस सर। तो अब अगर मुझे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, कैसे लिखेंगे? हमें क्या मालूम है? 100 सेल्सियस यूनिट्स 180 फ़ारेनहाइट यूनिट के बराबर है। दैट मींस 1 सेल्सियस यूनिट कितने के बराबर होगा? 1.8 फ़ारेनहाइट। 1.8 फ़ारेनहाइट यूनिट। दैट मींस सर हमने रैंडम लिया है, क्या ये ट्रू है सर? क्या सर ये हमने रैंडमली ऐसा ही लिया है क्या सर, ये ट्रू है? रैंडम? क्या रैंडम ले लिया मैंने? सर नहीं, मतलब ये स्केल जो अपनी यूनिट्स का ये रैंडमली लिया है क्या? ये Z वाला बोल रहे हो? Z वाला? नहीं, Z वाला नहीं सर, अभी ये 1 सेल्सियस यूनिट इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट यूनिट। तो रैंडम का लिए तो ये होगा ही ना। अगर आप सोचो हाँ, 100 सेल्सियस यूनिट 180 फ़ारेनहाइट यूनिट के बराबर है, तो 1 सेल्सियस का यूनिट 1.8 फ़ारेनहाइट यूनिट के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर। ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं सेल्सियस की बात करूं, T सेल्सियस मतलब TC यूनिट्स मतलब सेल्सियस के TC यूनिट्स कितने के बराबर होंगे? 1.8 TC ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? यस। TC on Celsius, here let me write it this way. TC on C scale is actually equal to 1.8 TC on Fahrenheit scale. तो फ़ारेनहाइट का फाइनल रीडिंग कितना आ जाएगा? हमें 32 ऐड भी तो करना है यहाँ पे, करेक्ट और नो? हमें यहाँ पे 32 ऐड, देखो यहाँ पे हमने 32 ऐड किया था कि नहीं किया था? हमें तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए ना। ये हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ, ये जो मिला है मुझे ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो हम 32 में इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़ देंगे तो हमें फ़ारेनहाइट का फाइनल रीडिंग मिल जाएगा। हाँ, कोई तो कुछ बोल रहा है कोई बच्चा? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो यही आपका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, यही होता है ना? यही होता है ना? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना था? 9/5 है। 9/5. Yes. 9/5 सेल्सियस प्लस 32। Yes sir. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो। आपको तो वैसे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, पर अगर उन्होंने कोई और स्केल भी ऐसे बना के दे दिया तो अभी तुम कर लोगे इसको, ठीक है? अगर तुम इसका डेरिवेशन मालूम है। लिखना है इसको, जल्दी से लिख लो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन सेल्सियस इक्वल्स टू चेंज इन केल्विन इक्वल्स टू चेंज इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं, मैंने वैल्यूज लिख दी है, मान लो x इंटू चेंज इन सेल्सियस, y इंटू चेंज इन केल्विन और z इंटू चेंज इन फ़ारेनहाइट, करेक्ट। सो x इज इक्वल टू व्हाट, बताओ जल्दी से। तो यू हैव टू टेल इन लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, करेक्ट। लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब जैसे हो सकता है तुम्हारा आंसर यहाँ पे 2 आ रहा हो, यहाँ पे 4 आ रहा हो, या चलो 2 की जगह मैं ले लेता हूँ, 2 की जगह मैं ले लेता हूँ 8, और हो सकता है यहाँ पे 16 आ रहा हो, ठीक है। तो तुम्हें कैसे फॉर्म में देना है, 2:1 ओके ओके ऐसा, समझ में है ना, 2:1:4। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। कहाँ पे और ऊपर, ये लिखा नहीं है अभी, जल्दी से लिखो, ये बस फॉर्मूला लिख लो और इसको ट्राई करो, जगह छोड़ दो अपने आप से, अभी ट्राई करना, तो नोट्स भेजूंगा। तो इंटीजर्स में बताना है आपको, ये यू हैव टू टेल दिस इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सर इंटीजर्स, Yeah, x, y, z will be in some integer forms. There are some integers, you know. ओके सर। बताओ, सर सोमन का पर सही है, टेम्परेचर ही तो गिवन नहीं है ना सर। तो क्या हुआ, हमें चेंज निकालना है। सर मेरा सही है क्या? सही है, सही है। वो ओनली इंटीजर्स में बताओ क्या वैल्यूज आएगी उसकी। सर जो मैंने सेंड किया वो इंटीजर नहीं है सर, वो डेसिमल है। हाँ वही इंटीजर में बताओ, इंटीजर में x, y, z अगर इंटीजर्स है तो क्या वैल्यू आएगी। चलो बच्चों, बेसिकली यहाँ पर देखो, जब मैं बोलूं डेल्टा सी, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा सी का मतलब होता है सी फाइनल 100 माइनस -0 सी इनिशियल। कोई भी हो सकता है, इट कुड बी, हो सकता है तुम्हारा टेम्परेचर तुमने हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया, यहाँ पे डेल्टा सी कितना आ जाएगा, डेल्टा सी विल बी 40 - 0 विच इज 40। हो सकता है तुम 10 से देख रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डेल्टा सी कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच सर तो फिर मैंने सर 40 minus- डेल्टा सी को मतलब कि सर 40 फाइनल माइनस सी को 100 ले लिया सर। हाँ, तो जैसा भी लो, बट यहाँ पे x, y और z की वैल्यू थोड़ा सोच के बताओ इस क्वेश्चन को। सर ऊपर हमने जो सॉल्व किया ना सब स्केल हाँ, में, उसको अगर रेशियो निकाला तो भी आता है। हाँ, यस 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 यस। देखो, वन थिंग इज फॉर श्योर, सेल्सियस और केल्विन ये दो तो हमेशा सेम रहने वाला है, यस और नो। चेंज इन सेल्सियस निकालो या चेंज इन केल्विन निकालो, ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं, है कि नहीं है बच्चों। कैसे? देखो, अगर मान लो मैं बोलता हूँ तुम 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको ऐसे करके देख लो ना, तो कितना हो गया, 283 हो गया, और ये कितना हो गया 273 प्लस 40 कितना हुआ, 73 होगा सर अपने 270 बराबर है ना, 313 313 बराबर है ना, 10 का लिया ना। हाँ 313 सर 313 213 313, I'm sorry, yes, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेसिकली सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन रहता है, तो केल्विन स्केल जो होता है ना, सेल्सियस स्केल प्लस 273 के बराबर होता है। सेल्सियस स्केल जो है वो केल्विन स्केल में 273 ऐड कर दो, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात, ओके। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसका चेंज निकालो, इसका चेंज निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा इसका चेंज, 30 आएगा। इसका चेंज निकालो, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा सी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है, ये चीज तो हम बोल सकते हैं। चलो अब देखो, ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, T फाइनल इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32, करेक्ट। T फाइनल इक्वल्स टू 9/5 T इन सेल्सियस प्लस 32। तो अब चाहो तो आप यहाँ पे
ये F1 C1 ले लो, TF2 इज इक्वल सर टू वो 9। टेम्परेचर फाइनल है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है वो? क्या फ़ारेनहाइट पर है वो, फ़ारेनहाइट है ना, हाँ, फाइनल वही। नहीं है आपने फ़ारेनहाइट। फाइनल बोला था अभी। हाँ तो ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो दोनों को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 32 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, टी, एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, बट बात तो वही होगी, इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, तो TF2 माइनस TF1 इक्वल्स टू 9/8 दिस थिंग। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? सब बच्चों को समझ में आई ये बात कि नहीं? सर मुझे नहीं समझ में आया सर। ओके बताता हूँ आपको, क्या नहीं समझा आपको आर्य? सर मुझे ये जब ये आपने ये रेशियो डाला ना सर, हाँ TF1 इक्वल्स टू 9/5 T7 सर, उसके बाद में सर नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, मैं चलो इसको फ़ारेनहाइट पे से इसको लिख देता हूँ, इसको भी दूसरे टर्म्स में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा शायद। देखो हो सकता है मेरा मान लो यहाँ पे कोई फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाज Fi, ठीक है, जो कि हो जाएगा 9/5 Ci प्लस 32, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। और फाइनल जो टेम्परेचर था मेरा, वो मान लो मेरा था ये, फाइनल टेम्परेचर था मेरा F फाइनल इक्वल्स टू 9/5 C फाइनल प्लस 32। ये समझ में आई बात? यस सर। ये मैथमेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया सब्ट्रैक्ट, कर दिया यस सर। सब्ट्रैक्ट, ओके। 32 कैंसिल आउट हो गए मैथमेटिकली, 32 कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे, फ़ारेनहाइट का फाइनल माइनस फ़ारेनहाइट का इनिशियल इक्वल्स टू 9/5 C ऑफ फ़ारेनहाइट माइनस C ऑफ इनिशियल, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो क्या मैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा F लिख सकता हूँ? यस सर। इसको डेल्टा C लिख सकता हूँ? हाँ सर, समझ में आ गया सर। अभी समझ में आया, डेल्टा Yes, sir. C होगा, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा C इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा केल्विन विच इज इक्वल टू 9/5, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, तो डेल्टा C इज एक्चुअली इक्वल टू 5/9 डेल्टा F, 5/9 आएगा। 5/9 डेल्टा F है, ठीक है। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 5/9 टाइम्स डेल्टा F, ऐसा लिख Yes, सकता हूँ। यस सर। सर वो लेकिन फ्रैक्शन में होगा, इसलिए सबको हाँ, 9 से मल्टीप्लाई तो सोमन आपने उल्टा आंसर दे दिया था मुझे, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है। 9 इंटू डेल्टा C इक्वल्स टू 9 इंटू डेल्टा K इक्वल्स टू 5 इंटू नहीं डेल्टा। सर, 5 इंटू सर ये 5/9 कैसा सर होगा? नहीं सर, 5 डेल्टा सर 5 बराबर तो है, सेल्सियस। डेल्टा F इज, देखो इधर सुनो, सी में सर, सेल्सियस में डेल्टा 5 सर है। सी में 5 आएगा ना सर, C और K में 5 आएगा। अरे सुनो तो पूरी बात, डेल्टा F इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा C, ठीक है ना, बराबर है? हाँ सर। बराबर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा C इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा F लिख सकता हूँ। डेल्टा C को मैं 5/9 टाइम्स डेल्टा F लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते कि नहीं हम लोग? लिख सकते हैं सर। डेल्टा C को हम लिख सकते हैं 5/9 टाइम्स डेल्टा F लिख सकते हैं, और डेल्टा C किसके बराबर है? डेल्टा K के बराबर है कि नहीं है बच्चों? यस सर। तब पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9 इंटू डेल्टा C। कुछ बहुत से बच्चों ने उल्टा दे दिया था आंसर, मैंने भी सही बोल दिया, बट नहीं सर, आपने गलत लिखा है सर, वहां पे 9/5 आएगा, क्योंकि हमें डेल्टा हाँ सर। F लिखना है, तो नीचे लिखा है ना 9/5।
और सर अगर वो जो लिखा है तो वो दो हमें बोथ 5/9 एक सेकंड, मैंने क्या गलती करी बताओ, मेरी गलती बताओ क्या है? सर नहीं सर, आपने वो जो लोग क्या डेल्टा बोल रहे हैं ना सी है सर, डेल्टा एफ को ही ना सर आप डेल्टा सी से रिप्लेस कर दो सर, उनने गलती की है सर। अरे डेल्टा एफ को डेल्टा सी से कैसे रिप्लेस कर दोगे सर आप? आपने जो डेल्टा सी है ना वो वैल्यू हम्म। 5/9 डेल्टा एफ वो सेम है मतलब। डेल्टा बराबर तो लिखा है मैंने। हाँ सर बराबर है सर, मैंने क्या मिस्टेक कर दी है? उसका सर थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो रहा है सर उसको। आराम से देखो, आराम से देखो। बहुत से बच्चों ने 5:9:5 लिख दिया है, और एग्जाम में भी आपको एक ऑप्शन 595 होगा, एक ऑप्शन 959 होगा। करेक्ट? तो ऐसे आपको 2-3 कंफ्यूजिंग ऑप्शन देंगे और आप गलत करके आ जाओगे। मुझे तो लग रहा है मैंने सही किया हुआ है। सर पर हमने प्रीवियस रेशियो लिखा सर, तो ऐसा आंसर नहीं आया। हाँ, तो आपने इसको पूरा ऐसे किया नहीं ना, इसलिए आपका आंसर नहीं आया। सर मतलब 1:1.8:1। एक्चुअली आपने जो कर दिया है ना, वो आपने उसका डिनोमिनेटर ले लिया। जो अगर जो आप लोगों ने जो सॉल्व किया है वो क्या किया है, डेल्टा सी बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा के बाई वाई। अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन देता तो जो तुम लोगों ने बोला वो सही था, ठीक है? पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो आंसर विल बी डिफरेंट। ठीक है सर Yes, sir. अगर हमने एक एग्जांपल करके किया तो फिर 5:9:5 आता है मतलब कौन सर। सा? सर आप सर, यहाँ आपको डेल्टा एफ ही चाहिए ना, तो आपने यहाँ जो बॉक्स में लिखा है ना नीचे डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा सी, तो वो 9/5 लेना चाहिए था ना, वो 5/9 क्यों लिया? नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखो, अगर मालूम मेरे पास y इज इक्वल टू a बाई b टाइम्स z है, हाँ, a बाई b टाइम्स z है, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता z इक्वल्स टू b बाई a टाइम्स y? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर पर हमने एक एग्जांपल लेके किया तो मतलब सर हमने 10 डिग्री सेल्सियस लिया, मतलब 0 to 10 डिग्री सेल्सियस उसका फाइनल हो गया, तो डेल्टा सी। तो अभी बताओ मुझे, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल will give same value? सेम वैल्यू, ओके सर। और इसके बाद बताओ, at what temperature Kelvin and Celsius scale will give same value? चलो बताओ, 1 and 2 चैट में बताना। हाँ, तो जल्दी बताओ, फिर हम लोग कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ पर देखो, ये तो इसका आंसर अभी आप खुद से फाइंड करना, ये -40 डिग्री सेल्सियस है, खुद से बच्चे को आप लोग फाइंड करना, ठीक है? ये और एट व्हाट टेम्परेचर केल्विन एंड सेल्सियस स्केल विल गिव सेम वैल्यू, ये नॉट पॉसिबल है, दिस इज सर नॉट फर्स्ट पॉसिबल। वाला हाँ कैसे सर, फाइंड मैंने करेंगे पहले सर? वही बताया था सर, NA नॉट एप्लीकेबल। क्या? क्यों नॉट First- पॉसिबल है? क्योंकि देखो केल्विन का जो तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सर, वो यस कैसे यस, इक्वल नहीं तो कोई होगा। भी मैथमेटिक्स में अगर कोई समझो कोई ऐसे इक्वेशन आ गया तुम्हारे मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो नाउ दिस नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू दिस नंबर, दिस नंबर कैन नेवर बी, अब करके देख लो, अगर मान लो x माइनस वाई इक्वल्स टू मान लो 3 है, करेक्ट? तो x y कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना, हो सकते क्या x y कभी इक्वल? कैन x एंड y बी एवर बी इक्वल? क्या सर उन दोनों में का डिफरेंस 3 है तो वो इक्वल नहीं होंगे। हाँ, इक्वल कभी नहीं होंगे, तो इस तरह के इक्वेशंस कभी भी इक्वल नहीं, x और y की वैल्यू कभी इक्वल्स नहीं होंगी यहाँ, ठीक है? चलो, तो आई थिंक यहाँ पे रुकते हैं इसमें। इसमें फर्स्ट एक वाला आपको कैसे फाइंड करेंगे सर? कौन सा? वो फर्स्ट वाला इस फॉर्मूले में पुट कर देना, दोनों वैल्यूज सेम, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है
इसमें TF को x मान लो, TC को x मान लो, दोनों को x मान लोगे तो x की वैल्यू -40 आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी Yes, हम sir. लोग लेट्स बिगिन विद कैलोरीमेट्री नाउ। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो हम लोग विल जस्ट स्टडी अबाउट इट। देखो तो अब हमने टेम्परेचर के बारे में सीख लिया। अब हम देखेंगे कि उस हाउ वी आर गोइंग टू मेजर हीट एनर्जी यूजिंग दिस कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड जस्ट नाउ। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमने पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि टेम्परेचर इज नथिंग बट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको मेजर कर पाना थोड़ा इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी इस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर इनकी टोटल इसके बाद हीट एनर्जी कितना है, ठीक है, तो तुम बोलोगे इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम अभी इस जो हमने टेम्परेचर का जो कंसेप्ट डेवलप किया उसको हम कैलोरीमेट्री में यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, अगर सपोज तुम्हारे पास मान लो एक क्या है, तुम्हारे पास एक कंटेनर ऑफ वाटर है। ठीक है, एक इतना छोटा सा कंटेनर है और एक इतना बड़ा कंटेनर है। किसको पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी? सर बड़े वाले कंटेनर को। बड़े वाले। तो कैलोरीमेट्री को अगर डिफाइन करना है तो इट इज सर Q is directly proportional मेजरमेंट to ऑफ M. हीट। यस यस, इट इज मेजरमेंट ऑफ हीट। और हीट को कौन से सिंबल से लिखते हो आप? हीट Q. को बड़े के लेटर Q से, स्मॉल लेटर Q से चार्ज को लिखते हैं। चार्ज। और इससे सर हम बड़े वाले को चार्ज से भी करते कभी कभी। हाँ कर सकते हैं, लिखने तो कुछ भी लिख दो, जनरली कन्वेंशन है। ठीक है, तो अब देखो ऑब्वियसली M1 और M2 मासेस दोनों के अलग अलग हैं। इसको मान लो लेट्स से इन दोनों पानी को हमें इवेपोरेट कराना है। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, आप घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। एक छोटी सी वाटी में पानी लेना और देखो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, और पानी का क्वांटिटी जब बढ़ा दोगे तो देखोगे उसको इवेपोरेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो तो हम क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? बच्चों मेरी आवाज आ रही सब बच्चों को? क्या हो गया, बोल सकते हैं ना? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमें उसको हीट कर मतलब उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। बच्चों समझ में आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? अब मतलब मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर यस सर यस, ओके। नाउ अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ ठीक है, ये बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होगा। हाँ, नॉट टेम्परेचर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब सपोज मैंने दोनों इक्वल मासेस लिए। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मैंने इक्वल मासेस लिए। ठीक, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस हीट किया। इसको मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री हीट किया। मास दोनों का सर सेम 20 to 90 में सर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। किस प्रोड्यूस नहीं, कौन ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा? सर 20 to 90। ऑब्वियसली ये वाला जो केस है ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो हीट होती है मेरी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा ये चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मेरा हीट एनर्जी भी ज्यादा वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ये कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या हम ये बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंज इन टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर नहीं लिखा है। करेक्ट, क्योंकि हो सकता है तुम इसको 80 से 90 तक लेके आ जाओ और इसको 20 से 40 तक लेके आ जाओ, तो यू नो इन दिस केस इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट। तो यहाँ पे मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, नॉट टेम्परेचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कितने टेम्परेचर पर, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा।
ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर हाँ यस, बोलो सर बोलो। मतलब कि आप यही कह रहे हो ना सर, अभी सपोज कि अगर सर ये जो पहला जो मास है सर, हम्म, अगर वो सर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पे गया सर, ओके और यस सेकेंड वाला मास है वो 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो ये ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा सर। यस यस यस, दिस विल एब्जॉर्ब मोर हीट। ओके सर। तो यहाँ पे इसलिए चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी, नॉट एग्जैक्टली टेम्परेचर। ओके, तो क्या हम दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो हम इसको m इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? सर कैसे सर? कंबाइन कर दो दोनों को, Q इज डायरेक्ट, जैसे अभी अगर तुम्हें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, दोनों को वी कैन डायरेक्टली राइट T अपॉन V, करेक्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ओके सर। करेक्ट। तो अब करेक्ट, तो ये ध्यान रखना दिस थिंग, जैसे अगर कोई क्वांटिटी A इज प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू C, तो A इज प्रोपोर्शनल टू B इनटू C, ये मालूम होगा ना आपको, क्योंकि A अपॉन BC कांस्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट आता है कांस्टेंट क्या? के यस, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा C इंटू M इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम बोलते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। करेक्ट, कभी कभी इसको MC डेल्टा T भी बोलते हैं। ओके, ऐसे लिख लो, ऐसे मैथमेटिकली बोथ आर सिमिलर, जस्ट मल्टीप्लाई। तो बताओ जल्दी से मुझे, तो मुझे बताओ जल्दी से C का SI यूनिट कितना होगा, व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर C, व्हाट इज SI यूनिट फॉर C, जल्दी से बताओ। जूल्स। नहीं जूल्स नहीं है, कैलोरी। नहीं SI यूनिट पूछ रहा हूँ मैं। जूल्स पर केजी किलोग्राम सर, केल्विन किलोग्राम। जूल्स, देखो इसको C को आप क्या लिख सकते हो, C को आप ये लिख सकते हो ना, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब देखो Q की जूल्स यूनिट पर क्या है, केजी सेकेंड। जूल्स, सेकंड नहीं है जूल्स ये, पर केजी जूल्स पर केजी केल्विन, जूल्स पर केजी केल्विन केल्विन। लिख, अब यहाँ पर क्या केल्विन डेल्टा, केल्विन। यस करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, डेल्टा T जो है वो केल्विन में भी सेम है, डिग्री सेल्सियस में भी सेम है ना, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, याद आया यस आपको? सर, यस सर, यस सर। सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, इससे कुछ हाँ, फर्क सर। नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। तो यस सर। बट बिकॉज इट इज आस्किंग ऐसे, तो यहाँ पे हम केल्विन लिख देंगे, बट दिस कैन आल्सो बी अ वैलिड यूनिट, बोथ आर एक्चुअली सिमिलर, ओके सर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, करेक्ट, तो बोथ आर एक्चुअली सिमिलर। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, 1 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी x जूल्स पर केजी पर केल्विन, और आंसर दे देगा 1, 10, 100, 1000 ऐसे करके आंसर देगा वो, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ C कितना हो जाएगा, जूल्स। सर उसमें सेम ही होगा ना सर दोनों का आंसर? यस, दोनों का सेम ही होगा, 1 होगा दोनों, ये लिख लो या ना सर आंसर वहां पे। ठीक है, क्या 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 सर जो आपने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया सर, वहां पे आंसर 1 आएगा ना? हाँ 1 आएगा वहां पे, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, अब इसका कुछ मतलब होता होगा ना, हर कांस्टेंट का कुछ ना कुछ मतलब होता है, देखो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का देखो मतलब क्या होता है। अगर मैंने आपको बोला, तो हमें इसे कुछ समझना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। अगर मैंने तुम्हें बोला वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये वैल्यू याद भी रख लेना आप लोग, 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं, बिकॉज वी डील इन डिग्रीज एंड ऑल, ठीक है। आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो ऑलराइट। तो ये होता है वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 kg वाटर, सर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए हाँ इतनी एक सेकंड हीट यस यस करेक्ट। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम का 1 kg एल्यूमिनियम लोगे, तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ऑलमोस्ट 900 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है।
और ये ऑब्वियसली इट डजंट डिपेंड ऑन मास, देखेंगे हम लोग बाद में। एंड अगर मैंने मान लो यहाँ पे लेड ले लिया, इसका भी 1 kg मास लिया। सर वो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंडेंट होता है ना? यस, हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंडेंट होता है। तो इसका होता है आई थिंक 128 जूल्स पर के। मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। आयरन का मुझे याद नहीं आ रहा सर इसका क्या कुछ एक्चुअल ये होता है क्या, मतलब यूनिट या फिर ऐसे जूल्स पर केजी पर ये लिखते हैं सर? जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द सर किसी के नाम के मतलब ऐसे ऑनर में नहीं लिखते क्या कुछ? नहीं, इसके नाम पे ऐसे कुछ नहीं लिखते हैं। दिस इज ओके जस्ट सर। लाइक, ठीक। तो अब देखो इसका मतलब ये होता है बच्चों, सर पीबीए लेड है ना? हाँ लेड, दिस इज लेड, ठीक है। ऐसे कई मटेरियल्स का होता है, मैं यहाँ पे एक टेबल चिपका दूंगा अभी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम 1 किलोग्राम का पानी लोगे, ठीक है, व्हेन यू टेक 1 kg ऑफ वाटर और उसको तुम 4200 जूल्स की हीट दोगे, तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। सेम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को देखो जब तुम 900 जूल्स का हीट दोगे 1 kg एल्यूमिनियम को, तो उसका टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस का। सेम फॉर लेड ऑल्सो, लेड को जब तुम 128 जूल्स का हीट दोगे, तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? इसीलिए यस सर। इसीलिए जब तुम पानी का एक वेसल गैस के ऊपर रखते हो फॉर गेटिंग इट हीटेड, नॉट ऑन इंडक्शन और माइक्रोवेव, वो अलग, उसका अलग वर्किंग रहता है। बट जब तुम उसको गैस के ऊपर रखते हो ऑन सम फ्लेम ऑफ फायर, ठीक है, तो तुम क्या देखते हो? मेटल इसीलिए जल्दी गर्म हो जाता है ना। देखो वाटर कितनी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, 4200 जूल्स की एनर्जी ले रहा है, तब कहीं जाके उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम कितनी ले रहा है? 900 ले रहा है केवल। लेड तो और भी कम ले रहा है, 128 जूल्स ले रहा है केवल। सर जितनी कम एनर्जी लेगा सर उतना ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा सर। हाँ, जितना कम एनर्जी लेगा उतना ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा, बोल सकते हो आप, ठीक है। कंडक्ट तो करेंगे, दोनों भी करेंगे, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी लेके कंडक्ट करे और एक है कि कम एनर्जी लेके कंडक्ट करता है। सर इसीलिए वाटर को ना कूलेंट जैसे यूज करते हैं। यस, इसीलिए वाटर को कूलेंट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट सीखे बच्चों कि मेटल्स जो होते हैं हमारे, metals are heated faster, metal heat fast, just write it, metals heat fast as compared to water, ठीक है, करेक्ट। ये बात समझ में है कि नहीं है? मेटल्स विल हीट फास्ट, और वाटर का एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की लिस्ट में, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट। इसीलिए हम वाटर इज यूज्ड एज अ वेरी गुड कूलेंट। कोई चीज को आपको ठंडा करने क्या करते हो? पानी मार देते ना उस पे, ठंडी हो जाती है वो चीज। कूलर में भी पानी डालते हैं। आप कूलर में भी पानी डालते हो आप। इनफैक्ट कभी कभी अगर बहुत ज्यादा लू चल रही है, बहुत गर्म है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन योर विंडोज यू कैन हैंग सम वेट क्लोथ्स। यस, विंडो पे एक कपड़ा टांग दो, कैसा कपड़ा टांग दो? गीला कपड़ा टांग दो, तो आप देखोगे आपके रूम के अंदर एकदम ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी, यू नो, बिकॉज वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। वाटर क्या करता है? water will absorb the heat and then it will evaporate. समझ में आ रही है बात? यस सर। सर कूलेंट की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखो, और यहाँ पर एक चीज और समझनी है, पानी देखो, किसी चीज में अगर वाटर कंटेंट है तो वो ठंडा भी देर से होता है। मालूम, आपने ऑब्जर्व किया क्या कभी? अगर पानी एक बार गर्म हो गया तो वो ठंडा भी देर से होगा। मेटल जो तुरंत ठंडे पड़ जाते हैं, बट पानी को ठंडा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है पानी को ठंडा होने में। सर एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिपीट कर सकते हो? मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर? इसीलिए ना ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। या लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, यस यस यस।
तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by 1 kg of a material to raise its temperature 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ एनी मटेरियल टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय, समझ में आई बात क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सर आपने उधर के अमाउंट ऑफ टी हीट रिक्वायर के, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, प्री हीट क्या होता है? सर आपने उधर वैसे ही लिखा है। प्री हीट कहाँ बोला मैंने? बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आई ये बात? इनफैक्ट लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में देखो क्या होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में यहाँ पर क्या है तुम्हारी, यहाँ पे जमीन है, दिस इज अ लैंड। ठीक है, तो रेड से बना देते, थोड़ा सैंड बन देती ना लैंड में। दिस इज अ लैंड एंड दिस इज योर वाटर। तो पहले क्या गर्म होगा? पहले लैंड गर्म होगी या वाटर Land. गर्म? यस, तो जब तुम दिन में देखोगे व्हेन सन इज देयर, व्हेन सन इज देयर, ठीक है, तो सन क्या करता है? देखो सन लैंड को जल्दी गर्म कर देगा और वाटर को थोड़ा गर्म करने में टाइम लगेगा सन को। यस सर, ठीक यस है, सर। लैंड जल्दी गर्म होगी और वाटर देर से गर्म होगा, तो कहाँ की एयर हॉट हो जाएगी? लैंड। हाँ, तो यहाँ पे, यहाँ के आसपास हमें तो फिर सर लैंड की एयर Hot हॉट air. होके सर वो ऊपर चली जाएगी, Yes, फिर कोल्ड ऊपर एयर आ जाएगी। जाएगी। यस, और इसी के पास थोड़ी कोल्ड एयर रहेगी ना। हाँ सर, इसका तो स्पेसिफिक दिन में क्या capacity होगा? ज्यादा है। यस, तो अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हॉट एयर ऊपर जाएगी और यहाँ पे जाएगी, और कोल्ड एयर कहाँ पे? कोल्ड एयर यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट काइंड ऑफ बन जाएगा, एयर का जो कन्वेक्शन करंट वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कोल्ड एयर यहाँ से आई और हॉट एयर यहाँ से सी की तरफ हॉट एयर जाएगी, और लैंड से कोल्ड एयर यहाँ पर आएगी। ठीक है, और नाइट में क्या Yes, होगा? sir. व्हाट हैपेंस इन द नाइट? सर उल्टा हो जाएगा सर। यस, नाइट में उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? उल्टा क्यों हो जाएगा रात में? क्योंकि रात में अब क्या होगा, पानी गर्म, मैंने आपको भी बताया पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा ना, यस पानी सर। गर्म रहेगा, तो मतलब जो भी टेम्परेचर पर है उसको ठंडा करने के लिए, उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम जाएगा, करेक्ट, और लैंड तुरंत ठंडी हो जाएगी ना। तो अभी यहाँ Yes, पर sir. हॉट एयर आ गई और यहाँ पर कोल्ड एयर आ गई। ठीक है, करेक्ट, तो अब हॉट एयर कहाँ से, कोल्ड एयर, अब हॉट एयर यहाँ से हॉट एयर जाएगी और कोल्ड एयर यहाँ ऐसे। देखिए दिस इज ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको? लैंड ब्रीज की होती है, सी ब्रीज की होती है। ओके, और इसका कुछ एप्लीकेशन, आप सोच सकते हो? तो अब सबको एटलीस्ट ये समझ में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? सब बच्चों को समझ में आया? तो वाटर का बच्चों याद रखना, वाटर का इम्पोर्टेंट। सर हाँ बोलो। लेकिन वो जो एयर मतलब कोल्ड एयर और हॉट एयर में जो ट्रेवल होगा वो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता तब तक ही होगा ना? हाँ देखो, कन्वेक्शन मालूम ना, वो हीटिंग में देखो 3 तरीके होते हैं हीट करने को कोई चीज को, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मालूम होगा ना आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जैसे सन से जो हमें जो रेज मिल रही है दैट इज लाइक रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या होगा? पानी जब आप गर्म करते हो
तो देखो पानी में सी सम बबल्स गेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। Yes, सर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? हाँ, रेडिएशन इज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कन्वेक्शन जो हो गया आपका, कन्वेक्शन आपका हॉट, जो जैसे आप पानी गर्म करते हो जब, तो यहाँ से जब तुमने गर्म करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो गर्म पानी वो ऊपर ऊपर जाएगा, करेक्ट, और ठंडा पानी नीचे आएगा। इट विल बी लाइक दिस। तो गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे, एक साइकिल टाइप का बन गर्म गया। पानी लाइट। यस यस यस। तो रेडिएशन, कन्वेक्शन और सर उसे कन्वेक्शन फ्लो करंट बोलते हैं ना? यस यस यस। और कन्वेक्शनल कंडक्शन, करंट। करेक्ट। कंडक्शन क्या होता है? कोई एक मान लो मेटल का कोई रॉड है, तुमने उसको यहाँ से हीट किया, स्पून इन हॉट हॉट हाँ, तो देन यू टच इट हियर, तो यहाँ पे भी तुम्हें गर्म लगता है ना, तो ये कौन सा हुआ? कंडक्शन वाला तरीका हो गया। सर वो एटम जो है सर वाइब्रेट करते यस रहते हैं यस यस। तो एटम्स आर काइंड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कन्वेक्शन Yes, में sir. क्या है? वो एनर्जी ले रहा है और फिर जा रहा है ठंडी जगह पे, ठीक है। और Yes, sir. रेडिएशन में आप एनर्जी को फेंक रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो रहा है। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये याद रखो, कितना होता है? 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, या यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी आप यूज कर सकते हो। और अगर इसकी प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। यस सर, ओके सर। और अब जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू अगर आप बता सकते हो 1 मिनट में तो बता दूंगी, तो उसका होमवर्क कर लेना। इसकी वैल्यू मुझे आप कितनी होगी इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस? ठीक है सर, बता रहे सर अभी। जल्दी से बताओ। हाँ सर, यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये बताओ, आफ्टर दैट वी विल एंड दिस। और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कैलोरीमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस, कितना आया? वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या इसका 4.2 जूल्स में अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। सर एक सेकंड है सर। हाँ बताओ बताओ। सर वो हमको 4180 से सर कन्वर्ट भेजा है सर। भेजा है आपने? सर Yes, वो हमको very good, Arya. 4180 से कन्वर्ट करना है कि 4200 से? अब आप सब बताओ, एंड में बताऊंगा मैं। सृजा आपने कुछ, आपने शायद केजी को कन्वर्ट नहीं किया। सर करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट है, सोमन एंड आर्यन आपका करेक्ट है, गुड। चलो बच्चों ठीक है, मैं बता देता हूँ, आफ्टर दिस आपका मीटिंग भी है अभी, तो जल्दी से इसको देख लो। 4000 सर 4180 Yes. डिवाइडेड बाय 4 देखो 1 जूल okay, so 1 joules is 4.18 कैलोरीज, ठीक है। हाँ यस, अभी सृजा का भी करेक्ट आ गया। यस, जेपीएनवी वाले जल्दी जल्दी से बताओ, जेपीएनवी वाले बच्चे। 1 joules इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज। अब हमें यहाँ पे क्या किसमें कन्वर्ट करना देखो इसको, 4200 जूल्स अपॉन केजी पर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ले लो, बात तो वही है, केल्विन लो या डिग्री सेल्सियस लो। यस, तो अब जूल्स की जगह क्या पुट कर दोगे? जूल्स की जगह कैलोरीज पुट कर दो, लेकिन 1 जूल्स इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज, ठीक है, या 4.2 कैलोरीज, ठीक है, करेक्ट। सर आप 4180 ले लीजिए ना सर। बात वही है, ऐसे ले लो वैसे ले लो, बात वही आ जाएगी। ठीक है और सर। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, यस सर। और डिग्री सेल्सियस को तो ऐसे ही लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, देखो जल्दी हाँ से। सर, 1000/1000 और फिर और ये 1 ही 1000 रहेगा। और ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस सर।
तो ध्यान रखो, ये आपको वैल्यू याद रखनी है वाटर की, ये सबसे ज्यादा होता है वाटर का, ठीक है। वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट। 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दोनों भी इक्वल। यस सर। ठीक है, चलो, तो आई थिंक विद दिस वी एंड दिस, अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे, आप छोड़ के मत जाओ, अभी आपको एक मीटिंग है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट Okay, क्लास में sir. कल ही अपना नेक्स्ट लेक्चर है, तो कल हम कैलोरीमेट्री को और थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक। यस सर।